बच्चों के डिमांड पर अभी हम एक टॉपिक हमने लिया है, फ्रिक्शन। अभी आईआईटी का भी एग्जामिनेशन अनाउंस्ड हुआ है। हमारा इंजीनियरिंग का जो टॉपिक था वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ कंसेप्चुअल बातें हम फ्रिक्शन के बारे में बताते हैं जो बहुत हेल्पफुल होगा कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए भी और 11th के बच्चों के लिए भी। एक्चुअली फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। हम लोग फ्रिक्शन बोल देते हैं, बट फ्रिक्शनल फोर्स है ये। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप देखिए कि हमने एक ब्लॉक या एक बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लिया। हॉरिजॉन्टल प्लेन वो प्लेन है जो सी लेवल के पैरेलल जो प्लेन है उसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक लिया। इस ब्लॉक को बॉडी या पार्टिकल भी कह सकते हैं। अब इस बॉडी को यदि आप किसी प्लेन पर रखे हुए हो तो देखेंगे आप क्या, क्योंकि ये बॉडी और ये प्लेन दोनों जब कांटेक्ट में रहता है तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में रिलेट होते हैं। और यही वजह है कि हम लोग जब किसी बॉडी को या किसी बॉक्स को किसी जगह पर बहुत लंबे समय तक छोड़ दें, तो जैसे मिट्टी में रख दें तो मिट्टी उसमें सट जाती है, चिपक जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिलेट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और ये रैंडम पोजीशन में होता है सारा, दोनों बॉडी और प्लेन के बीच ये सारा रैंडमली मूव करता रहता है। ये रैंडम पोजीशन में मूव करता रहता है जब तक कि आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। प्लेन और बॉडी का मॉलिक्यूल एक दूसरे के अट्रैक्शन में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें पुलिंग या पुशिंग फोर्स लगा दें उस बॉडी में, जैसे मैंने यहां पर इस बॉडी को एक फोर्स से पुल करना चाहा, मान लीजिए ये फोर्स है हमारा P, इस P फोर्स से हम इसे पुल करना चाहते हैं इस बॉडी को, और ये फोर्स का अमाउंट मेरा छोटा है, तो ये यहां पर जितने फोर्सेज हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेज वो यूनाइट होके इस P को अपोज करते हैं। ये P को अपोज करेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा और P को अपोज करने की कोशिश करता है। बॉडी हमारा अभी प्लेन पर रेस्ट में है और P फोर्स से हम इस छोटे P फोर्स से हम इसे मूव करना चाहते हैं, बट बॉडी अभी भी रेस्ट में है। उस जगह पर यहां जो अपोजिंग फोर्स जो कि इस P के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इस प्लेन और बॉडी के बीच में जो ये फोर्स एक्ट हुआ, इस फोर्स को यहां पर इस पोजीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मींस व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी में फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, फ्रिक्शन भी डेवलप हो रहा है, बट बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का पोजीशन है और इस जगह पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। लेकिन यदि इस P को हम बढ़ा दें कि एक ऐसा स्टेज आएगा कि इसके अपोज करने की लिमिट इस P के बराबर हो जाए, तो उस पोजीशन में वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। यानी पहला टाइप यदि फ्रिक्शन की हम लोग जाने, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फर्स्ट टाइप, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड सेकेंड वन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या हुआ कि अब अपोज करने की लिमिट उसकी खत्म हो रही है, तो बॉडी टेंस टू मोशन में चला जाएगा, बॉडी अब मोशन के करीब आ जाएगा। और जब आप P को बढ़ा दें तो ये इसकी लिमिट खत्म हो जाएगी और P जो है चूंकि बड़ा है बहुत, तो इस बॉडी को लेकर आगे बढ़ने लगेगा। तो और उस पोजीशन में फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन को डायनेमिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन। तो इस तरह से फ्रिक्शन के हमने 3 पार्ट्स आपको बताए जो प्राइमरी स्टेज में, इस तीनों को जानना है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसके अलावे फ्रिक्शन के बहुत सारे डिवीजन होते हैं अलग अलग तरह के। यदि बॉडी को आप किसी बॉडी को, दूसरा है हमारा कि यदि बॉडी को आप किसी प्लेन पर स्लाइड कर रहे हो, कोई फोर्स लगाया हमने और ये
बॉडी जो है इधर स्लाइड कर रहा है, मोशन में है बॉडी, यानी कि दिस इज द टाइप ऑफ काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। ये डायनेमिक फ्रिक्शन है हमारा। अब देखिए ये जो हमने टाइप लिया है कि ये जब स्लाइड कर रहे हैं किसी प्लेन पर, तो यहां पर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। इस तरफ हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, इस पोजीशन में ये हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहला रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी को हम स्लाइड कर रहे हैं किसी प्लेन के ऊपर। लेकिन बॉडी को स्लाइड करने की जगह बॉडी को यदि गोल कर दें, मान लीजिए बॉडी को हमने गोल कर दिया, ये बॉडी मेरा गोल हो गया, तो इसका कांटेक्ट सरफेस से कम हो गया और ये अपनी जगह पर यदि रोल भी कर रहा हो और ये आगे मूव भी कर रहा हो, इसमें फोर्स लगा के हम इसको आगे खींच भी रहे हैं और ये अपनी जगह पर रोटेट भी कर रहा है, तो ऐसी जगह पर जो फ्रिक्शन हमारा डेवलप हो रहा है वो है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस तरह से आप फ्रिक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग पोजीशन और सिचुएशन में जो पढ़ेंगे। तो ये स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन ये काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन के ही टाइप है। अब हमें जैसे कि ये भी जानना चाहिए कि जैसे एक होता है ड्राई फ्रिक्शन, एक होता है वेट फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन का मीनिंग है कि यदि बॉडी और प्लेन के बीच कोई भी आप लुब्रिकेंट यूज नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का फ्लूइड यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो ड्राई फ्रिक्शन कहलाता है। और यदि उसमें कोई लुब्रिकेंट या फ्लूइड डाले हुए हैं प्लेन और ब्लॉक के बीच में, तो लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन या वेट फ्रिक्शन कहलाता है। तो ये सारे टाइप हैं फ्रिक्शन के। और जैसा कि आप इसमें फंडामेंटली बहुत सारी और चीजें हैं जिसको आप पढ़ते रहेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज और फ्रिक्शन में हम लेकर चलते रहेंगे, वो है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम को यदि फंडामेंटली आपको समझाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम वो क्या है, तो फ्री बॉडी डायग्राम से आप ऐसे समझिए कि फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मेरा फोटो आपने लिया कैमरे से, तो ये जो मेरा ऊपर का जो फिगर आ रहा है ये फिगर है, कि कोई भी फिगर को फोटो जो देख रहे हैं हमारा आप, वो फिगर को बताता है। लेकिन यदि आप हमारा एक्सरे लें, अल्ट्रासाउंड लें, तो हमारे इनर पार्ट्स को आप देख सकते हैं। तो दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्ट में एफबीडी कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कैलकुलेट इट न्यूमेरिकल। तो कोई भी फिगर जब हमारे पास दिया रहेगा तो हमें उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो हम आज आपको फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम अपने तरीके से आपके सामने रखते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख दिया और इस प्लेन और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन ये रफनेस है। इस ब्लॉक का मास m है और इसको P फोर्स लगा के हम इसे पुल करना चाहते हैं राइटवर्ड। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां जो फ्रिक्शन है उसको म्यू का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये म्यू कहलाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर है, इसको फिगर कहते हैं। तो कोई भी फिगर से क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे जब तक कि उसका फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ ना करें। तो हम अपने तरीके से आपको बताते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप क्या करें। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप ब्लॉक को बना लें प्लेन पर और इसको बीचों बीच क्रॉस कर दें। ये सेंटर में हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब देखिए यहां नीचे इस लाइन पर नीचे में आप दिखाइए इस बॉडी का वेट, यदि मास दिया हुआ है तो यू हैव टू कन्वर्ट द मास इनटू वेट। m को यदि g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आपको यदि 10 kg है तो g का मान यदि 10 लिया है तो 100 न्यूटन इज द वेट। तो यहां पर m इंटू जी हम यहां पर लिखेंगे। ये हमारा वेट को दिखाता है जो न्यूटन में हमेशा आपको लेना है, क्योंकि वेट इज द फोर्स। और जैसे आप हेड लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप वेट दिखा रहे हैं, द फोर्स को दिखा रहे हैं, इसलिए वेट के लिए आपको mg लगाना है।
अब देखिए ये बॉडी इस प्लेन पर अपना वजन लगा रहा है, नीचे की तरफ वेट लगा रहा है, तो ये प्लेन भी उस पर एक फोर्स लगाएगा एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। प्लेन के 90 डिग्री पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा और उस रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन हम कहते हैं, जिसको हम यहां दिखा सकते हैं। इसका डायरेक्शन ये होगा ऊपर की तरफ, और ये हमारा प्लेस है आपका P, जो कि राइटवर्ड लग रहा है। तो ये यदि फ्रिक्शनल प्लेन है, फ्रिक्शन दोनों के बीच है, रफनेस है, तो ऑब्वियसली यदि इसकी टेंडेंसी इधर है, टेंस टू मोशन है बॉडी इस तरफ, तो इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जिसको F कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं म्यू एन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। F को हम म्यू एन भी कह सकते हैं। और ये म्यू की जो वैल्यू होती है ये लेस देन 1 होती है, यानी 0 to 1 के बीच। यदि म्यू का मान 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि स्मूथ प्लेन है हमारा, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और ये इसलिए 0.1 से 0.9 के बीच म्यू की वैल्यू होती है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को दिखाता है। तो F ना लिख करके आप म्यू लिखा करें। अब हमारा देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इसको बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। अब आपने अंतर देख लिया, फिगर में कुछ नहीं दिख रहा था, केवल एक ब्लॉक का मास m और एक फोर्स P। लेकिन जब आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है ये दिख गया। और जब ये दिख जाएगा हमें, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल हमारे पास है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास ये है, ये इस प्लेन पर रखा हुआ है, उसमें म्यू की वैल्यू 0.2 है, तो मिनिमम P कितना लगा दें कि ये बॉडी टेंस टू मोशन हो जाए। तो P कितना लगा दें जिससे ये टेंस टू मोशन हो जाए। तो अब इसके लिए ये जो P है मिनिमम ही लगेगा, कभी मैक्सिमम नहीं लगेगा। P मिनिमम से ही ये टेंस टू मोशन होगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। P तो मैक्सिमम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम का मतलब हो गया कि बॉडी को अपने पोजीशन जो रेस्ट में है वहां से हमें मोशन की तरफ ले जाना, टेंस टू मोशन में ले जाना, यानी P मिनिमम हमें पता करना है। ये मीनिंग हुआ, दिस इज द मीनिंग। तो अब हमें जब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इस फ्री बॉडी डायग्राम में हमने जो क्रॉस किया था, एक्चुअली क्रॉस नहीं किया था, वो हमने एक एक्सिस बनाया था। देखिए ये हमारा एक्सिस है, ये हमने दिखाया कि ये हमको इसको लेट कर लेंगे कि ये x है, ये y है। तो एक्चुअली ये एक्सिस जो है ये x है और ये एक्सिस हमारा y है, और उसी को हम यहां दिखा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बगल में कि ये लाइन के पैरेलल जो भी फोर्स हमें लगेगा वो x एक्सिस पे जाएगा, और इस लाइन के अलोंग जो भी फोर्स होगा y एक्सिस में जाएगा। अब हमें क्या करेंगे कि शॉर्ट में एक इक्वेशन लिखेंगे इसका, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये हो गया कि x डायरेक्शन के फोर्सेस को आप उसका सम करें और उसको इक्वेट करें 0 के इक्वल, तो दैट इज द सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। यानी x डायरेक्शन का फोर्स कौन सा है, तो x डायरेक्शन का फोर्स हमारा इसमें एक P है और एक म्यू n है। तो ये जो डायरेक्शन हमारा राइट वर्ड, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है x का, क्योंकि x का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर x का नेगेटिव डायरेक्शन, y का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो P जो है ये पॉजिटिव में लग रहा है और म्यू n जो है ये नेगेटिव में x में लग रहा है। तो हमें इसमें इसी दो फोर्स को लेना है। जब आप x का फोर्स को लिखेंगे तो y को छोड़ देंगे, और जब y का फोर्स लिखेंगे तो x को छोड़ देंगे। तो अब देखिए हमने P को पॉजिटिव लिया और म्यू n को नेगेटिव लिया, इक्वल टू 0 कर दिया, जैसा कि ये सिंबल कह रहा है आपको। एक इक्वेशन हमारा ये बनके तैयार हो गया। दूसरा इक्वेशन यदि y का हम ड्रॉ करें, सिग्मा fy इक्वल टू 0, तो देखिए y डायरेक्शन का फोर्स कौन सा है, एक n और एक mg, n पॉजिटिव और mg नेगेटिव। तो हम यहां से n माइनस mg इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ले लिया। अब तो न्यूमेरिकल बनाना आसान होगा, जब इतना काम हो गया तो यहां से n की वैल्यू निकाल के यहां डाल दें तो p का वैल्यू मालूम हो जाएगा। यानी म्यू का मान यदि हमारे पास है, m का मान है, तो हम उसे p मिनिमम की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बॉडी का एफबीडी बना के, इक्वेशन बना के कैसे रिक्वायर्ड वैल्यू को डिटरमिन करते हैं, ये हमने आपको बताया।
अब ये P जो है, ये P प्लेन के पैरेलल होगा हमेशा, ऐसी बात नहीं है, किसी सर्टेन एंगल पे भी P हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अब हमने एक ब्लॉक लिया है और इस ब्लॉक का मास m है और यहां पर हमने जो फोर्स लगाना है P, वो एक सर्टेन एंगल पे लिया है, वो थीटा पे लिया है। और ये हमारा ये फ्रिक्शनल प्लेन है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू ले ले। अब इसके ये एक फिगर दिया हुआ हमारा, और इससे हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन बना ले। इक्वेशन बनाने के बाद तो उस न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए फिर उसी तरह उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे कि आप इस ब्लॉक को बीचों बीच काट लें। देखिए हमने काट लिया, क्रॉस कर दिया। यहां पर ये जो y एक्सिस है, इस पर हमेशा आपको वेट को लेना है, वो mg है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन को लेना है। ये हमने ले लिया नॉर्मल रिएक्शन। अब हमें P जो लग रहा है वो डायरेक्ट प्लेन के पैरेलल नहीं लग रहा है, एक सर्टेन एंगल पे जा रहा है। ये एंगल है हमारा P और ये है एंगल थीटा, और जिस तरफ फोर्स से आप खींच रहे हैं उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि मोशन टेंड्स टू मोशन और राइटवर्ड, तो इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट काम करेगा। तो दिस वन इज द फिगर एंड दिस वन इज द फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। जब FBD आपका करेक्ट बन जाएगा, कोई भी फोर्स आप छोड़ेंगे नहीं, तो फिर इक्वेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखिए इस केस में इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। अब जैसा कि हमने कहा था कि ये x है हमारा, ये y है, तो हमें पहले x का सारा फोर्स लेना है, फिर y का लेना है। तो यदि हम इसका सिग्मा f इक्वल टू 0 लिखें, तो x डायरेक्शन का फोर्स कौन कौन सा है ये देखना है। तो देखिए x के पैरेलल जो फोर्स है, एक म्यून है जो नेगेटिव डायरेक्शन में, ये x है, ये y है। तो x के नेगेटिव डायरेक्शन में म्यून है, यानी म्यून नेगेटिव है। लेकिन ये जो P देख रहे हैं आप, ये P जो है x से थीटा एंगल पर है। तो जब x से थीटा एंगल पर P है, तो ये P एक ऐसा फोर्स है जो कि x और y दोनों में ये जाएगा, क्योंकि एक सर्टेन एंगल पर है। तो उसके लिए हम एक छोटी सी चीज आपको बताते हैं जिससे आपको जानकारी होगी। ये मान लीजिए x और y है हमारा, ये हमारा x है, ये y है। यदि हमारा कोई फोर्स है किसी एंगल पर, ये P है और ये एंगल थीटा है, तो जब इस P को हम इस एंगल के तरफ ले जाए x पर, तो यहां पर जाके इसकी वैल्यू हो जाएगी P cos थीटा, और इस P को जब हम इधर ले जाए अपोजिट टू द थीटा, तब यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी P sin थीटा। इस बात को आप बहुत आसानी से ऐसे समझ लीजिए। यदि इसको और आपको बढ़िया से फंडामेंटली समझना है तो ऐसे समझिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये एंगल मेरा थीटा है और ये राइट एंगल है, ये मेरा H है, तो ये मेरा P है और ये B है। तो यदि cos थीटा निकालेंगे तो B by H होगा। तो यहां पर cos थीटा यानी B को हम लिख सकते हैं H cos थीटा, और इस P को हम लिख सकते हैं H sin थीटा। वही काम हमने किया यहां पर, देखिए ये लिख सकते हैं। बस फंडामेंटल जो फॉर्मूला है हमारा, sin थीटा बराबर P by H, cos थीटा बराबर B by H, उसी से ये निकला। देखिए cos थीटा बराबर B by H, और यहां जो हो गया sin थीटा बराबर P by H, ये P की वैल्यू है, P बराबर H sin थीटा है। तो यहां से sin थीटा हो जाएगा P by H, यहां से cos थीटा हो जाएगा B by H। यानी कि यदि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो बेस मेरा H cos थीटा और परपेंडिकुलर H sin थीटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना आपको, यहां पर ये एंगल पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि एंगल हम ऊपर का ले लें, जैसे मान लीजिए हमने एंगल ले लिया ये थीटा, इसको थीटा ले लिया, तो इस केस में हमारा ये हो गया B,
ये देखिए, ये बी हो गया और ये हो गया बी और ये हो गया एच। तो यहां पर जब P की वैल्यू हो जाएगी तो P की वैल्यू वही H साइन थीटा जो हम लेते हैं पहले, और B की वैल्यू हो जाएगी B इक्वल टू H कॉस थीटा। इसका भी ध्यान रखना है कि एंगल हमारा कौन सा है, ये एंगल ले रहे हैं या ये एंगल ले रहे हैं। यदि ये एंगल ले रहे हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और यदि हम ये एंगल ले रहे हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। यानी कहने का मतलब है कि हम ये जो कहते हैं कि फोर्स में जिधर थीटा है उस तरफ ले जाएं, तो जैसे H को थीटा के तरफ ले जाएं ऐसे करके, तो यहां कॉस हो जाता है, और यदि H को इधर ले जाएं थीटा के अपोजिट तो ये साइन थीटा हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा आपसे कि जब आप यहां आइए फ्री बॉडी डायग्राम में, जब आप x का इक्वेशन बनाएंगे तो ये P को हम x पर लेकर आएंगे, तो P थीटा की तरफ मूव हो रहा है, यहां आके ये P कॉस थीटा हो जाएगा, और ये P ऊपर जाके P साइन थीटा हो जाएगा। आपको दिमाग में सिर्फ ये माइंडसेट करना है कि थीटा किधर है, इधर है या इधर है। यदि थीटा इधर है तो थीटा की तरफ जब P आएगा तो P कॉस थीटा होगा, और थीटा जिधर नहीं है उस तरफ जब जाएगा तो साइन थीटा लेना, P साइन थीटा लेना। तो अब देखिए, जब इसका इक्वेशन x का बनाएंगे तो जब P को हम मूव करेंगे x पे तो ये पॉजिटिव फोर्स हो जाएगा, यानी P cos थीटा, और फिर μn इसका नेगेटिव फोर्स है x में, तो ये इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और उसी तरह जब हम y का इक्वेशन बनाएंगे तो y इक्वल टू 0, तो y डायरेक्शन में ये P भी y में जाएगा, तो P यहां जाके P साइन थीटा हो जाएगा, और P साइन थीटा और n ये दोनों ऐड हो जाएगा। ये देखिए n प्लस P साइन थीटा, और इसका नेगेटिव फोर्स है mg माइनस mg इक्वल टू 0। दिस वन इज द इक्वेशन 2। अब यहां से यदि हम n को निकालें, इसमें डाल दें और म्यू का मान डाल दें, थीटा मालूम हो तो P की मिनिमम वैल्यू हमें पता चल जाएगा, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन फॉर्म करने की एबिलिटी डेवलप करना होगा, और यदि ये चीज आप ठीक से कर लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि P यदि एंगल पर है तो क्या होगा, पैरेलल है तो क्या होगा। अब अगली क्लासेस में हम आपको इसके आगे की चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, और आप यदि कंटिन्यूटी में देखेंगे तो आपका फ्रिक्शन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो 100% आपसे बनेगा, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो या नेट का क्वेश्चन हो या इंजीनियरिंग